अर्चना जेटली जी, दीदी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करूंगा कि वे ओजस्वी उद्बोधन हेतु आशीर्वचन स्वरूप बच्चों को प्रदान करें। माननीय दीदी। भारत माता की, भारत माता की। एक बार बच्चे नहीं बोलेंगे, सिर्फ बड़े बोलेंगे। तुम मत बोलना, देखते हैं इन लोग की आवाज कितनी है ना। भारत माता की, भारत माता की। शाहपुर के लोगों की आवाज तेज है। स्कूल चले हम इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय युवराज महाजन जी व रामबाबू सोनवने जी, हमारे बीच उपस्थित भाई वीरेंद्र तिवारी जी, गोपाल चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, भाई प्रवीण टेम्बुर्ने जी, आदरणीय अशोक नंदीवाला जी, प्रदीप भाई पाटिल जी, ताजू भाई, शाकिर भाई और भाई किशोर देशमुख जी, अरुण चौधरी जी, कैलाश असेरकर जी, पवन बड़ोले जी, गणेश महाजन जी, प्रवीण लोहार जी, गोकुल जकारे जी, किशोर महाजन जी, योगेश चौधरी जी, गुहा जी व इस विद्यालय के प्रिंसिपल अधिकारी जी, वो यहाँ उपस्थित सभी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे सम्माननीय शिक्षकगण, आज का दिन सारे मध्य प्रदेश के लिए दो कारण से महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये कि आज हम इस वर्ष का आओ स्कूल चले हम कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी हमारे मेरे से पहले प्रदीप भाई ने और युवराज भाई ने शिक्षा की स्थिति 2008 के पहले हमारे यहाँ की क्या थी बुरहानपुर की, उसके बारे में विवरण किया। और इन बच्चों को मैं ये याद दिलाना चाहती हूं कि शिक्षा की स्थिति जो पहले थी वो सच में दयनीय थी। यहां पर स्कूल शिक्षा के कुल जमा जो भवन थे उस समय, उन पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि उस कार्यकाल में इच्छापुर के लोग बताते हैं कि एक एक क्लासरूम के लिए वो भोपाल चक्कर मारते थे और एक कमरा भी स्कूल की कक्षा का मिल नहीं पाता था। और कुल जमा बच्चों हमारे पास शिक्षा विभाग के 7 हाई स्कूल थे और 12 हायर सेकेंडरी स्कूल थे पूरे जिले में। और उसमें मुझे ये आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे पास 40 हाई स्कूल हैं और 51 हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब 7 से बढ़कर 40 और 12 से बढ़कर 51। और बेटियां तो 8वीं के आगे पढ़ ही नहीं पाती थी। शाहपुर की बेटियां तो फिर भी पढ़ लेती थी। इतनी बार कई बार बहुत सी हमारी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां तुम लोगों की उम्र की मिलती है तो कभी विनोद बोलता है दीदी हम मेरे साथ पढ़ी, कभी वीरेंद्र भाई बोलते हैं कि हम लोग साथ पढ़े, मतलब शाहपुर की लड़कियां पढ़ लेती थी।
पर खामनी की लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, पिपरी की लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, यहाँ तक कि हमारे नेर सिसोदा और नाचन खेड़ा की बेटियां भी पढ़ नहीं पाती थी। और आज स्कूलों के बारे में वैसे तो बहुत कुछ बताने को है। प्राइमरी समेत 155 बिल्डिंग थी, प्राइमरी समेत, और आज पूरे जिले में 588 स्कूलों की बिल्डिंग है। और इतने सारे स्कूल खुले, टीचर्स के प्रमोशन भी हुए, उतने लोग प्रिंसिपल बने, नए टीचर्स का हमारे बीच में अपॉइंटमेंट्स हुए। और वो आप देखो टीचर्स की संख्या भी कितनी बड़ी है। उस समय हमारे पास 1365 शिक्षक थे पूरे जिले में। आज हमारे पास 4000 के ऊपर टीचर हैं सारे जिले। 2008 के पहले हायर सेकेंडरी में 3264 बच्चे एडमिशन लेते थे पूरे बुरहानपुर। 3000 बच्चे हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेते थे, आज 7408 बच्चे हायर सेकेंडरी। दोनों से अधिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या हुई। शिक्षा का अधिकार, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चे निःशुल्क 8वीं तक पढ़ते, पार्लियामेंट से एक्ट बना। पर रामभाऊ को और युवराज भाई को मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शिक्षा के अधिकार के नियम, रूल्स सबसे पहले कहीं बने पूरे देश भर में, तो मध्य प्रदेश ने पहले रूल्स बनाए। मैं आपके आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री थी, हमारे रूल्स देखकर सारे देश में रूल्स बने। और मायावती ने मना करा कि मैं यूपी में शिक्षा का अधिकार लागू नहीं करूंगी, और मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू करा। और शिक्षा के क्षेत्र में आज मैं इतनी प्रसन्न हूं, मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बुरहानपुर के 27 स्कूलों में, बुरहानपुर के 27 स्कूलों में जहां एक भी कंप्यूटर नहीं था, उस समय करीब 18 करोड़ रुपए स्वीकृत करे। उसके टेंडर की प्रक्रिया हुई और उसमें कुछ आपत्ति आई, कुछ वो विषय उलझ गया किन्हीं कारणों से। लेकिन अभी आज जब मैंने यहां पर आईसीटी लैब का उद्घाटन करा, तो इसके साथ साथ 27 स्कूलों में 20-20 कंप्यूटर और स्क्रीन्स होंगी, जहां से दिल्ली से या भोपाल से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है वो पढ़ाएगा और हमारे बच्चे स्टैंडर्ड क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जब तुम्हें साइंस की, इंग्लिश की, मैथ्स की, अकाउंट्स के अगर टीचर हमारे पास कम भी होंगे, तो हमें डिस्टेंस एजुकेशन से आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग करते हुए हम अपने जो देश के और प्रदेश के बेस्ट सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनसे हमें शिक्षा मिल पाएगी। इसलिए आज हम क्या बना रहे हैं? आज क्या हमारा कार्यक्रम है? स्कूल। हम स्कूल आ गए। अब स्कूल आने के बाद क्या करना है हमको आगे? और पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है? खेलना है। खेलना क्यों नहीं है? खेलना बहुत जरूरी है। और एक तो तरीका है कि मोबाइल पे गेम खेल लो, वो भी तो खेलना है ना। और तुम्हारे में से किस किस के पास मोबाइल है? एंड्रॉइड मोबाइल किसके किसके पास है? एंड्रॉइड मोबाइल किसके पास है? हाथ लंबा ऊंचा करो ना मेरे जैसा। लड़कों के पास जाना है, तुम लड़कों के पास जाना है। हाँ? और अच्छा, जो हाथ है ना वो वही में अंदर अंदर ऊंचा करते हैं बच्चे। मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन हम उसका अच्छा उपयोग नहीं करते। और अगर उसका अच्छा उपयोग हो
तो आपके पास, जिसके पास मोबाइल है, वो देखो डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। आप देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। आप देखो कि भारत की शिक्षा के बारे में दुनिया में लोगों को हमारी जो परंपरागत शिक्षा थी वो कैसी थी। आप पता करो कि संसार की सबसे बड़ी प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय कहां था? और तक्षशिला और नालंदा के बारे में कौन कौन जानता है? कौन जानता है तक्षशिला नालंदा के बारे में? हैं? मैडम आप जानते हो? हैं जी? तक्षशिला नालंदा के बारे में हमारे नेता लोगों में से कौन जानता है? यहाँ पर दुनिया की यूनिवर्सिटीज थी जहां से पर यूनान से, मिस्र से, दुनिया के देशों से यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी हमारे देश में आते थे। और जब विदेशी आक्रांताओं ने उस लाइब्रेरी को आग लगाई, उसमें इतनी पुस्तकें थी कि कहते हैं कि 3 साल तक वो लाइब्रेरी जलती रही, इतनी किताबें उसके अंदर। तो अब पढ़े लिखे देश थे कि गंवार देश थे? और हमें अब पढ़े लिखे बने रहना है। और आज की सोसाइटी, अब लोग कहते हैं कि नॉलेज सोसाइटी हम होना चाहिए, पर भारत में तो नॉलेज सोसाइटी शुरू से थी, नॉलेज सोसाइटी। और अब देखो शिवराज सिंह जी की सरकार में कितना अच्छा काम हुआ। आप में से जो बच्चे मेडिकल की एजुकेशन अंग्रेजी में नहीं हिंदी में लेना चाहोगे, तो मेडिकल कॉलेज हिंदी में पढ़ाने को भी शुरुआत हो गई, और मेडिकल की किताबें भी हिंदी में पब्लिश शिवराज सिंह जी की सरकार ने कराई। मतलब अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती तो आगे की शिक्षा के लिए आपको कठिनाई नहीं होगी। पर अंग्रेजी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हाँ, अंग्रेजी कैसे आएगी? कोर्स की किताब से। आपको आपस एक तो कंप्यूटर भी आपको अंग्रेजी सिखा देता है, और अंग्रेजी आपस में बोलने से आती है। और इंग्लिश हमें आना चाहिए, पर हमें पागलों की तरह प्यार किससे होना चाहिए? हिंदी से, मराठी से, गुजराती से, सिंधी से। जो देश अपनी भाषा भूल जाता है उस देश की पहचान खत्म हो जाती है। और वैसे उर्दू भी भारत की भाषा है। उर्दू का तो जन्म ही भारत में हुआ है, ये कहीं बाहर से आई हुई भाषा नहीं है। और हमें जितनी भाषाएं उतनी आना चाहिए। अब तो क्या क्या बोलते हैं आजकल? थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। पूरी दुनिया का विचार करते हुए लोकल तौर पर, स्थानीय तौर पर हमें अपना अपना काम अच्छे से करना है। और अब यहाँ जो बेटे बैठे हैं ना, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो अच्छे से, नहीं तो ये लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, और फिर पढ़ी लिखी लड़की तुम कम पढ़े लिखे रहोगे तो तुम्हारे से शादी थोड़ी करेगी। हाँ, और ये फालतू घूमती नहीं है तो लड़कियां ज्यादा पढ़ लेती है ना। और पढ़ती भी है, माँ का हाथ घर में हाथ भी बटाती है। अगर आप पढ़कर लिखकर, अभी कल परसों ये केले के मुआवजे के लिए मैंने एक तहसीलदार, एक महिला है, उसको फोन किया। तो मैंने कहा क्या कर रही है? अगर बोली बस मैडम अभी 1 घंटे के लिए लंच में घर आई हूँ और ऑफिस जाके आपको बताती हूँ एक काम तक पहुँचू। मैंने ऐसे पूछ लिया क्या खाओगे आप अभी? तो कहती है अभी तो पहले बनाऊंगी फिर खाऊंगी। मतलब तहसीलदार बनने के बाद में थोड़ी होता कि खाना ऊपर से टपकता है, खाना तो बनाना ही होता है। और चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन हमको अपना घर संसार चलाना आना चाहिए। और अभी के समय में तो सबको सब काम आना चाहिए। अगर लड़कियों को ड्राइविंग आना चाहिए, आती है, तुमको ड्राइविंग आती है? 2 व्हीलर वगैरह तुम स्कूटी चला पाते हो? हाँ, साइकिल चला पाते हो?
और कौन कौन लड़कियां गाड़ी चला लेती है? तू? हाँ, अब अगर लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं तो लड़कों को खाना बनाना आना चाहिए कि नहीं? अभी के समय में सबको सब काम आना चाहिए। अब तुम लोगों का टाइम अशोक भाई निकल गया कि आदमी घर में कुछ भी नहीं करते थे और औरतें सब कुछ करती थी। अब अगर मैं अगर बाहर का काम कर सकती हूँ, है ना, तो अगर मुझे आदमी औरत दोनों का काम करना आता है तो तुम लोगों को भी ताजू भाई घर के अंदर के काम आना चाहिए, शाकिर भाई सबको सब काम आना चाहिए। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा दिमाग के बंद दरवाजे खोल देती है। शिक्षा आपको ओपन माइंडेड करती है। शिक्षा आपके सोचने के तरीके का विस्तार करती है। शिक्षा आपको पंख लगा देती है। शिक्षा आपको दूर तक देखना सिखाती है। और शिक्षा, इधर देखना बेटा, अगर बच्चे ऐसे करेंगे तो क्लास लग ही नहीं पाएगी। शिक्षा क्या देती है? इंफॉर्मेशन, सूचना देती है। किताबों में क्या है ना? लेकिन ज्ञान मतलब सिर्फ सूचना नहीं है, इंफॉर्मेशन सिर्फ ज्ञान नहीं है, सोचना आना, अच्छा सोचना आना। जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा करेगा। जिसको सोचना नहीं आता है वो किताबों की सूचना से आगे नहीं बढ़ सकता है। और अब आपकी यहाँ पर ही एक बहन है, वो इतना अच्छा क्या नाम है पूरा वो दलगर का, उषा, वो बहनों को साथ लेके केले के रिक्शे का काम करती है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रोजगार का साधन मिल जाता है। अभी हम देखते हैं कि एक मेरी सहेली है, अचानक उस इंदौर में, वो मेरी बैंक के उपाध्यक्ष भी है, उसके हस्बैंड अच्छे थे, सीए थे, पर वो उनकी डेथ हो गई और जिनका उनसे पार्टनरशिप थी उन्होंने धोखा कर दिया। वो 5-6 करोड़ रुपए का उनका बड़ा नुकसान हो गया और फाइनेंशियली वो थोड़े से कमजोर हो गए। तो उसके बच्चे बॉम्बे में नौकरी कर रहे थे। देख, घर पर नींबू का, मिर्ची का खट्टा मीठा अचार और दाने की चटनी, ये सब कांच की बोतल में सुंदर पैकिंग करके बनाया और वो यहाँ से बनाकर बस में रखवा देती है। और बॉम्बे के बड़े स्टोर्स में छोटे छोटे परिवार है, 2-2, 3-3 लोगों के परिवार है, उनको कांच की बोतल में कम कीमत में वो 170 ग्राम का अचार मिल जाता है और वो 170 ग्राम का अचार वो 150 रुपए में बिक जाता है और वो बनता है 25 रुपए का, बिकता है 150 रुपए का। बस 15 रुपए की, थोड़ी 20 रुपए की महंगी सी सुंदर सी बोतल में बना लेती है। मतलब घर में भी काम करते करते अगर आपको समझ है तो आप बहुत चीजें कर सकते हो, अच्छी चीजें कर सकते हो। पढ़ लिख कर सबको नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। पर पढ़ाई लिखाई हमें जीना सिखाती है और पढ़ाई लिखाई हमें सबसे जोड़ती है कि तोड़ती है? जोड़ती है। अच्छा, घर में जो तुम्हारा रिश्तेदार कोई ऐसा होगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो रिश्तेदारी में ज्यादा आता है कि कम आता है? तो बस क्या होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में जोड़ती है कि तोड़ती है? पढ़ाई लिखाई में जोड़ना चाहिए। होता क्या है, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ जाए वो परिवार के बाकी लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है और परिवार से भी दूर हो जाता है। कोई एक भाई ज्यादा कमा रहा है और दूसरा भाई कम कमा रहा है तो उनमें भी आपस में कभी कभी दूरियां हो जाती है और ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए। और रिश्तों को संभालना पढ़ने के साथ साथ बहुत जरूरी है। और हमारे देश की पहचान कहते हैं रिश्तों से पहचान है। वहां अंग्रेजी में सब अंकल आंटी है और हमारे यहाँ कोई चाचा है, मामा है, मौसा है, फूफा है। तो रिश्ते हमारे यहाँ, रिश्तों की सोच हमारे पास अलग प्रकार की है और केवल स्कूल की शिक्षा से अकल आती है ऐसा नहीं है। तुम्हारी आजी को, दादी को तुमसे अकल कम नहीं है, पर जैसा युवराज भाई बता रहे थे, तुम भाग्यवान पीढ़ी के लोग हो। तुम्हारी माँ को पढ़ने का अवसर नहीं मिला पर तुम्हें पढ़ने का अवसर मिला और जो अवसर मिला उसका पर्दा हम उठाएंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम संभालना। जो समय संभाल लेगा वो जीवन को संभाल लेगा।
जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। और चुटपन में एक बड़ी मजेदार कहानी हम लोग पढ़ते थे, तुमने भी पढ़ी होगी, कछुए की और तो हमें क्या बनना है? नहीं, हमें खरगोश प्लस कछुआ बनना है। हम धीरे धीरे क्यों चलेंगे? हम खरगोश जैसा दौड़ेंगे, हाँ, और कछुए जैसा, खरगोश जैसा तेज चलेंगे और कछुए जैसा सतत चलेंगे। सतत भी चलेंगे, तेज भी चलेंगे। हम में सबके गुण हो, हम पॉजिटिव सोचें, हम मेहनत करें, हम बड़े सपने देखें। और फुटबॉल कौन कौन खेला है तुम लोगों में से? फुटबॉल कौन कौन खेला है? तुम लोग कोई फुटबॉल नहीं खेले? हाँ, फुटबॉल खेले तुम? अब फुटबॉल के मैदान में अगर गोल नहीं है तो खेल पाएंगे क्या हम? और जीवन में अगर गोल नहीं है तो कुछ कर पाएंगे हम? हाँ? और मोबाइल बुरी चीज नहीं है, पर आपको उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। आप विद द क्लिक ऑफ द बटन आपको सब जानकारी मिलती है। आपको अभंग भी मिल जाएंगे उसमें, कविता भी मिल जाएगी उसमें, हिस्ट्री भी मिल जाएगी उसमें, साइंस भी मिल जाएगा उसमें, बेस्ट ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी उसमें। और आप सबको ही पता है जो अभी चंद्रयान 3 जो यहां से अभी ऊपर कहां है, अभी वो घूम रहा है, कितने दिन घूमेगा? 40 दिन। फिर क्या होगा? फिर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में कांटेक्ट हो जाएगा और वो उसको बुला लेगा और वो वहां पर पहुंच जाएगा। और उसमें भी बुरहानपुर के भी वैज्ञानिक ने अपना रोल प्ले किया है। बुरहानपुर के बच्चे कितने होशियार हैं। अब हम सबको हमारे मुख्यमंत्री जी की बात भी सुनना है और शिवराज सिंह जी चौहान की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं उनको। अगर उन्होंने मुझे शिक्षा मंत्री नहीं बनाया होता तो बुरहानपुर में मैं जो कुछ कर पाई मैं कुछ नहीं करता। और आज हमारे पास कोई स्कूल नहीं है जो भवन विहीन है, ऐसा कोई स्कूल नहीं। और ये तो बहुत बड़ी क्रांति है सीएम राइज की। युवराज भाई, जब सीएम राइज की योजना बनी तब मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के सामने समस्या आ गई हुई कि अर्चना फिटनेस ने तो वहां हर जगह स्कूल खोल दिया, अब सीएम राइज का खोलना। वो मेरे से उन्होंने संपर्क करा कि मैडम कहां खोले, कहां जगह मिल जाएगी, कोई जगह ही नहीं बची, आप तो हर जगह स्कूल खोल दिया। तो उस समय 4th फ्लोर में क्योंकि मॉडल स्कूल हम शुरू कर चुके थे, वहां पे 3.5 करोड़ की बिल्डिंग उस समय मिली थी। टीचर्स का सबका अपॉइंटमेंट वहां बहुत जल्दी इस साल अतिथि शिक्षक भी लगेंगे वहां भी और 1.5 तलाई में भी। तो मैंने कहा कि शाहपुर में हमारे पास जगह है, भले 2 बिल्डिंग बनाई है, पर आप शाहपुर में अगर सीएम राइज शुरू कर दोगे तो आसपास के 15 खेड़ों को, गांव को उसका लाभ मिल जाएगा। और शाहपुर बड़ी जगह है तो स्कूल की व्यवस्थाएं भी बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। फिर एक उस समय शुरुआत में 2 स्कूल हर जिले को मिल रहे थे, तो दूसरे स्कूल के लिए मैंने नावरा कहा क्योंकि नावरा मेरी पुरानी नेपा विधानसभा थी और सब जितना वहां जो कुछ होता था सब खाकनार पट्टी नहीं होता था काम। तो मैंने कहा नहीं, इसको नावरा खोल दो क्योंकि नावरा से लगकर डाबिया तक के जो गांव है, उधर अमोना तक के गांव है, उनको लाभ मिल जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से मैं उस समय शिक्षा मंत्री क्योंकि पूर्व में थी तो मेरे से बात हुई तो निर्णय शाहपुर का और नावरा का मैंने सजेस्ट किया कि नावरा में स्कूल खुले और शाहपुर में स्कूल खुले और फिर स्कूलें थोड़ी बच गई। अब शिक्षा मंत्री जी उपचुनाव में बुरहानपुर आए
और फिर हमारे सब लोगों ने कहा कि अगर आप बची है तो एक स्कूल और दे दो। वापस मैं गई भोपाल मिलने उनको, तो उन्होंने कहा कि एक स्कूल बची है, कहाँ देना। मैंने कहा हमारे पास अब शाहपुर में स्कूल है, नेपाल ग्रामीण में आपने स्कूल दे दिए, आपने खकनार में भी हमारे पास हॉस्टल भी है, अच्छी स्कूलें भी है पूरे पट्टी पर, देवतराई में मॉडल स्कूल हो गई। अब जो तीसरी स्कूल जिले को चाहिए वो बोरी में हो जाए, तो तीसरी स्कूल हमारी बोरी में हो गई। और इसके क्योंकि ये स्कूल सारे अपने समय में शुरू हुए थे, तो मुझे यहाँ एक एक चीज ध्यान में है कि कहां पर क्या नहीं है, कहां पर शिक्षा में भी और काम करने की जरूरत है। लेकिन अब मुझे भी इस बात का बहुत सुख है कि पिछले 5 साल से जो राज्य की योजना से और केंद्र की योजना से हो गया, तो सीएम राइज मिल गया, लेकिन बुरहानपुर में विकास एक प्रकार से रुक गया, थम गया। और जिस प्रकार पैसा पूर्व में जब आपकी अध्यक्षता का जाता जाता टाइम था, तब एक 20 या 24 लाख की सड़क हम लाए थे, तब लगता था पता नहीं क्या आ गया, इकट्ठा इतना पैसा आ गया। और फिर राममोहन के समय तो बहुत गति से बहुत काम हुआ, तुम लोगों के समय ये जलावर्धन योजना से लेकर सारे काम, और शाहपुर के लोगों को जितनी बधाई दी जाए कम है। कुल जमा शाहपुर में मकान कितने कुल जमा हुआ जी, हाउस होल्ड कितने, टोटल मकान कितने शाहपुर में? 4000 मकान है टोटल, और 2000 प्रधानमंत्री आवास आपके यहाँ आ गए। शाहपुर वालों को बहुत बहुत सारी बधाई। और काम करने की गुंजाइश बहुत है। अभी हमारे पास इंडस्ट्री की भी गुंजाइश है बहुत, कुटीर उद्योग की भी गुंजाइश है बहुत। ये रेशम केंद्र बंद पड़ा था 7 साल से, इसको भी वापस से शुरू कराया है, यह काम फिर से शुरू कराया है। और रोजगार की कोई कमी नहीं हो अगर जनप्रतिनिधि को समझ हो और इस दिशा में वो काम करते जाए। देखो इतनी अगर दुकानें चल रही है, इतने मंगल भवन चल रहे हैं, अगर इतना लोगों का रहन सहन बेहतर हुआ है, तो क्यों बेहतर हो गया? रहन सहन इसलिए बेहतर हुआ, सिंचाई बढ़ गई, सिंचाई बढ़ गई तो खेती बढ़ गई, और खेती अच्छी हो गई तो पैसा आने लग गया। पैसा आया तो लोग जो घर में होली में दिवाली पर एक आध साड़ी लेते थे, वो साल में 4 कपड़े लेने लग गए। पैसा आने से जो है, जब किसान कमाता है तब हर एक का काम धंधा चलता है। आपका भी काम धंधा अच्छा चलने लगे, इरिगेशन बढ़ी तो तुम्हारा क्या तो ड्रिप का काम है तुम्हारा, अगर तो तुमने वैसे तो मेरे को पार्टनरशिप में अपने रखना चाहिए कायदे से। इतना इरिगेशन नहीं होता तो इतना धंधा थोड़ी होता, इतना इरिगेशन नहीं होता, लोग कमाते नहीं तो कॉलोनियों वॉलियों कोई डेवलप नहीं होती, कोई तुम्हारे यहाँ के ऐसे इतनी महंगी महंगी लस्सियां नहीं पीता। अगर कुल मिला के अब ये फ्रूट अगर आप व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि सिंचाई बढ़ी तो फ्रूट का व्यवसाय हो गया। ये सारी चीजों का आधार पानी है, और पानी को संभालने की शिक्षा और मिट्टी का संभालने की शिक्षा, पेड़ पौधों को लगाने की शिक्षा आज के दिन करना क्यों जरूरी है बच्चों? आज क्या है? आज हरियाली अमावस है, और हरियाली अमावस के दिन हमारे संस्कृति में हम त्योहार हरियाली के हिस्से में भी त्योहार डालते हैं। अब आप सोचो, आप पौधे लगाते हो कि नहीं, आप पौधे संभालते हो कि नहीं, आपके घर में टोटी है कि नहीं, आपके घर की टोटी आप बंद करते हो कि पानी बहता रहता है? अगर आप पानी संभालते नहीं हो तो आप देखो, जो दिल्ली में आप देख रहे हो ये क्या है पता है आपको? हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और प्रकृति हमसे खेल रही है। इतिहास में जहां लाल किला है, यमुना जी वहां तक थी, हमने उनको डाइवर्ट कर दिया, पर नदी अपना रास्ता नहीं भूलती। नदी अपने रास्ते पर कभी भी पलट के आ सकती है। जब नदी अपना रास्ता नहीं भूलती, हमें अपने रास्ते जीवन के भूलना है? नहीं भूलना। तो आज मैं यहाँ से जाऊं उससे पहले इन बच्चों के साथ हम इस परिसर में
1 2 3 4 जितने लग सके 2-4 पौधे अवश्य लगाएंगे और सब मिलकर हरियाली अमावस मनाएंगे। और पानी मिट्टी पेड़ अगर नहीं संभले तो दुनिया रुक जाएगी, दुनिया थम जाएगी, दुनिया चलेगी नहीं। शिक्षा भी जरूरी है, गाड़ी घोड़े भी जरूरी है, कान में भी पहनने कुछ अच्छा चाहिए, पायल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर सब कुछ कब मिलेगा? जब मिट्टी उपजाऊ होगी, पानी होगा, पेड़ होंगे, तब तक ये जीवन चलेगा। आप सबको आओ स्कूल चले हम की मैं बहुत सारी बधाई देते हुए आपसे कुछ चीजों के क्वेश्चंस पूछूं। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्वेटर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब ये बताओ ऐसी कौन सी रेखा है जो हमारे उज्जैन में से पास होती है, वो कौन सी रेखा है? और उसको कर्क रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कौन बोला ये? ट्रॉपिक ऑफ। अब ये दिखती है क्या? पर ये होती है ना, पर वो दिखते नहीं है। और ये बताओ कि दुनिया की सभ्यता कौन सी नदी के पास सबसे पुरानी सभ्यता हमारे लोगों ने जियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी, वो कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर कोई खुदाई करेगा ना और रिसर्च करेगा तो नर्मदा घाटी की सभ्यता भी हमें सिंधु घाटी की तरह मिल जाएगी। कोई रिसर्च करेगा तो ताप्ती नदी के किनारे भी हमें ताप्ती घाटी की सभ्यता मिल जाएगी। तो नदियों से जीवन है ना, तो और नदियां नहीं है तो जीवन नहीं होगा। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा जानवर कितनी कोशिका का होता है? कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? तो सबसे छोटा बायोलॉजी टीचर कौन सी है अपनी? एमीबा क्या होता है? और कहां से दिखता है? कैसे दिखता है? माइक्रोस्कोप से, है ना? और आसमान में तारे किससे दिखते हैं? टेलीस्कोप से। और एमीबा जो है वो चल सकता है? हाँ चलता है। अमीबा का जो शेप है वो डिफाइंड है, वो फाइनल शेप है कोई? एमीबा कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है ना? और ये बताओ कि ये जो एमीबा से लेकर एम्फीबिया तक कैसे होते हैं जानवर? रीढ़ की हड्डी सब कौन से जानवर में सबसे पहले आई रीढ़ की हड्डी? जब इसमें होती है मछली में रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ होती है ना? और रीढ़ की हड्डी अपने में है, हाँ। ये जो थ्योरी है विकास की, इवोल्यूशन की, ये एक थ्योरी है जो बड़ी पॉपुलर है, जो हमें इवोल्यूशन की थ्योरी हमें क्या बताती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ? एमीबा से होते कौन बना? बंदर बना। और बंदर के बाद कौन बना? हाँ तो पता तो सब है, बोलते क्यों नहीं हो? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर गलत भी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई गोली मार देगा क्या? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर अपने। तुमको सब पता है मेरे बच्चों, है ना? अब एक छोटी सी कहानी सुन के हम बात खत्म करेंगे, ठीक है? एक बार बहुत मजेदार बात है तो थोड़ी सी समझने की है।
माँ बाप घर पर उनका एक ही बच्चा था तो कोई काम नहीं हो तो बच्चों के पीछे पड़े रहते थे लोग। तो माँ पढ़ाती थी भाषा, लैंग्वेज और सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस और नैतिक शिक्षा की किताब मॉरल साइंस। तो माँ ने एक दिन पढ़ाया कि हम बहुत महान देश में पैदा हुए, हमारे पूर्वज बहुत बड़े लोग थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। वेदों में 27 ऋषिकाओं ने, महिला ऋषियों ने भी अपनी ऋचाएं लिखी है, और आदमियों ने, पुरुषों ने नहीं लिखी, सिर्फ ऋषियों ने। 27 महिलाओं ने भी ऋचाएं लिखी। हम सप्त ऋषि के बारे में जानते हैं, है ना? और उन्होंने बताया ऐसे हम बहुत महान देश के लोग हैं और हम ऋषियों मुनियों की संतान हैं। ऐसा माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाया। अब पिताजी पढ़ाते थे विज्ञान, गणित, तो उन्होंने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाई डार्विन की थ्योरी। क्या पढ़ाया? तो लड़के बोलेंगे क्या पढ़ाया? डार्विन की थ्योरी। और पिताजी ने पढ़ाया कि ऐसे ऐसे विकास के क्रम में बंदर बने, फिर धीरे धीरे बंदर सीधे हुए, बंदर के बाल कम हुए, बंदर का चेहरा थोड़ा ठीक ठाक हुआ और अब बंदर से आदमी बन गए। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये दोनों कभी एक बात करते नहीं, माँ बाप हमेशा उल्टी बातें करते रहते हैं। उसने बोला कि माँ को अपनी के पास बच्चे मतलब बड़ा कंफ्यूज हो गया। पिताजी पढ़ा के उठ के चले गए, वो जगह से खड़ा ही नहीं हुआ। माँ ने बोला बेटा क्या हो गया? पढ़ाने में पापा ने डांट दिया क्या? बोले नहीं। बोले क्यों परेशान है? बोले मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे तो दोनों से बहुत परेशान हूँ। बोले अभी तो हमको लड़े भी नहीं 2-3 दिन में, क्या होगी परेशानी की बात? ने बताया कि कल तुमने पढ़ाया कि हम ऋषियों मुनियों की संतान हैं, और आज पिताजी ने बताया कि हम बंदर से आदमी बन गए। तो सच्ची बात क्या है? तुम्हारी सच्ची है कि पिताजी की सच्ची है? आज सही बताओ मेरे को बहुत टेंशन है तुम लोगों का। तो माँ होशियार थी, वो सीएम राय स्कूल में पढ़ी हो। तो माँ ने कहा कि बेटा दोनों सही बोल रहे, पिताजी भी सही बोल रहे हैं कि हम बंदर से आदमी बन गए, और माँ ने बोला हम ऋषि मुनि की संतान है। बोला पिताजी भी सही बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रही हूँ, हम दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं। समझे? बोला वो हम अलग अलग परिवार से आते हैं, वो जिस परिवार से आते हैं मानो बंदर के बच्चे हो गए। मैं जिस परिवार से आती हूँ ऋषि मुनि के बच्चे हैं। आप सबको बहुत सारी बधाई। और स्कूल चले हम की, और भारत से अधिक वैज्ञानिक देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अब ये बताओ गैलीलियो को कौन जानता है? गैलीलियो को, अब तुम नहीं बोलोगे, गैलीलियो को कौन जानता है? गैलीलियो को कौन जानता है? बताओ जल्दी। कोई जानता है? तुम्हारे में से नहीं जानता है? ये लड़के पीछे वाले बताएंगे गैलीलियो को जानते कि नहीं जानते? अच्छा लड़कियों बताओ, गैलीलियो को जानते हो कि नहीं जानते? गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, और गैलीलियो ने क्या बताया? जो गैलीलियो ने बताया वो हमारे देश को तो बहुत पहले मालूम था, बहुत पहले, पर पश्चिम की दुनिया को नहीं मालूम था। उनको अपने ज्यादा अकल नहीं, अपने को ज्यादा अकल। और गैलीलियो ने बताया कि हम समझते थे कि धरती दुनिया का केंद्र है और सारे ग्रह धरती के चक्कर काटते हैं, पर मैं मेरे टेलीस्कोप से देख रहा हूं कि धरती दुनिया का केंद्र नहीं है, सूर्य दुनिया का केंद्र है, और पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। ये पश्चिम की दुनिया को कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने बताया। तो क्या हुआ फिर? चर्च को गुस्सा आ गया, क्योंकि बाइबल में लिखा था
कि धरती दुनिया का केंद्र है। और गैलीलियो को बोरे के कपड़े पहनाए, गैलीलियो को नील डाउन कराया, घुटने के बल जब लोग मुर्गा बनाते हैं ना, बिठाया और सबके सामने उससे माफी मंगवाई कि मैं जो कहा कि सूर्य दुनिया का केंद्र है वो मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया और मुझे माफ करो। भारत में सत्य की खोज करने वालों को ऋषि कहा, भारत में सत्य की खोज करने वालों को, भारत ने कभी ऐसे किसी को सजा नहीं दी सत्य की खोज पर। हम तो सत्यान्वेषण में लगातार लगने वाला देश है, इसलिए हम बहुत खुले दिल दिमाग के, बहुत उच्च कोटि की सोच के, तेज गति से आगे बढ़ने वाले। और एक भास्कराचार्य हुए, उनकी और उनकी बेटी की बातें ऐसी हैं जैसे तो वैज्ञानिक बाप बेटी बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, तो ऐसी बातचीत कर रहे हैं वो लोग आपस में। तो अपने देश को जानो, अपने देश को पहचानो, अपने आप को जानो। दुनिया को एक कपड़ा किसने दिया पहनने के लिए? हमने दिया। हम कपड़ा नहीं देते तो दुनिया अब तक पत्ते बांध कर घूम रही होती। दुनिया का मुंह मीठा किसने किया? हमने किया। हमने दुनिया को कांच और बांस का क्रॉस कर कर गन्ना दिया और गन्ने से गुड़ और शक्कर बनाना दुनिया को हमने सिखाया। जब इतने लोग हमारे पास आए आक्रमण करने, तो क्यों आए? हमारे यहाँ से मसाले लेने आए। तो हम अद्भुत देश है, भारत के बच्चा होने के, मध्य प्रदेश में पैदा होने के, शाहपुर में पैदा होकर CM राइस स्कूल में पढ़ने की आप सबको बहुत बहुत सारी बधाई।